अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री और मैं हूं नदीम डार। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने 1973 के आइन के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। आज हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और बड़ी जो अहम उसमें एक सेगमेंट है पाकिस्तान का 1973 का आइन और उसकी इस्लामी दफ़ात, वो क्या थी डॉक्टर साहब अभी तफसील से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने बड़ी तफसील के साथ बैकग्राउंड भी बताया और फिर बताया कि 1973 का आइन कैसे पास हुआ। बात आगे चल रही थी इस्लामी दफ़ात के हवाले से कि 1973 के आइन में इस्लामी दफ़ात बड़ी अहमियत के हामिल है, पूरा टॉपिक है उसका। स्टूडेंट्स को, नाज़रीन को बताएं कि इस्लामी दफ़ात क्या थी। डॉक्टर साहब, फिर हम 1947 में वापस जाते हैं। जी। 1947 में फ़ौरन बाद ही ये मुतालबा जो शुरू हुआ था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का नफाज किया जाए। सही। और मौलाना शबीर अहमद उस्मानी और मौलाना अकरम और मौलाना मदूदी साहब इसके बहुत बड़े दावेदार थे, बड़े रिजिड माइंड थे ये वो। सब लोग चाहते थे कि इस्लाम निज़ाम जो है वो नाफज होना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है वो ख़त्म नबूवत की तहरीक शुरू हो गई। जी। और उस ख़त्म नबूवत की तहरीक में भी ये मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। और इस तरह भुट्टो साहब के ज़माने तक ये मुतालबा बहुत ज़ोर से चल रहा था कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम जो है उसका नफाज होना चाहिए। भुट्टो साहब ने आकर इस्लामी निज़ाम की तरफ काफ़ी पेशरफ्त की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कोशिशें जहाँ 1973 के निज़ाम को बनाने में थी, वहाँ उसके इस्लामी दफ़ात को बनाने के लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। मिसाल के तौर पर उन्होंने जुमे की छुट्टी कर दी, जो कि पहले तातील होती थी आम इतवार वाले दिन, वो जुमे वाले दिन होना शुरू हो गई। पाकिस्तान में उससे पहले बार्स थे और वो बार्स के ऊपर बंद कर दिए गए और गैर कानूनी करार दे दिए गए, ये शराब और दूसरी इस तरह की जो नशे वाली चीज़ें हैं। इस तरह फिर उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया वो था कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना। अब उनकी इस्लामी दफ़ात क्या थी? 1973 के आइन में इस्लाम का रंग पहले दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके मुकाबले में कदरे ज़्यादा था। इसमें तमाम वो दफ़ात मौजूद थी जो पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में भी रखी गई थी। इसके अलावा इसमें और भी कई शिक्कों को शामिल कर दिया गया था। मिसाल के तौर पर करारदाद मकासद को इब्तदाइया यानी प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया गया। सही। जिसकी हैसियत एक रहनुमा असूल की थी। फिर रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। सही। और जैसा कि करारदाद मकासद में हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की, बेशक, और जो इक़्तिदार आला है, सॉवरेनिटी है, वो सिर्फ़ खुदा की ज़ात, और रियासत के अवाम को उसकी तरफ से अता करदा इख्तियार, डेलीगेटेड पावर जी, उनको मिली और उसके हदूद के अंदर रहकर वो इस अहकामात को इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। इस्लाम जो है वो सरकारी मज़हब करार दिया गया और कवानीन की कुरान और सुन्नत की रोशनी में तदवीन की गई। इस्लामी तालीमात आ गई, यानी इस्लामी तालीमात आ गई। सूद का ख़ात्मा किया गया, निज़ाम ज़कात का नफाज किया गया। सही। सरकारी तौर पर एहतमाम किया गया कि वो ज़कात वसूल करके मुस्तहकीन तक पहुँचाई जाए, लाजम करार दे दिया, लाजम करार दे दी गई। इसी तरह औकाफ़ का निज़ाम बनाया गया। सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी करार दिया गया। सही। और दोनों सही और अक़ीदा मुसलमान हों, जिनमें तौहीद रिसालत और ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हों। सही। यानी मुसलमान की तारीफ़ मुकर्रर कर दी गई, हलफनामे में ख़त्म नबूवत करार दे दी गई। सही। यानी कोई भी अरकान असम्बली जब हलफ लेता था तो वो ये इकरार करता था कि मैं ख़त्म नबूवत पर यकीन रखता हूँ। सही। इसी तरह अरकान असम्बली के औसाफ भी मुसलमान किस तरह के होंगे, अरकान असम्बली का मुसलमान होना लाजमन करार दे दिया गया। सही। इवन बदकिरदार लोगों को भी कहा गया कि असम्बली के मेंबर नहीं बनाए जाएंगे। इस्लामी तालीमात का फ़रोग़ लाजमी करार दे दिया गया। और इसके अलावा कुरान पाक की तबात जो है वो सही तौर पर की जानी शुरू कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहरा दिया गया कि वो कुरान पाक की सही तबात करवाए। सही। उसके बाद अरबी ज़ुबान की तालीम
लाजमन करार दे दी गई हम्म। कि अरबी ज़बान को पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी, निसाब का हिस्सा बना दिया यानी गया। निसाब का हिस्सा बना दिया गया। इस्लामी असूलों के तरवीज की कोशिश शुरू कर दी गई। सही। 1973 के आइन की रूह से राइजुल वक़्त कवानीन को इस्लाम के मुताबिक डालने के लिए नफाज दस्तूर से 90 दिन के अंदर अंदर एक इस्लामी कौंसिल की तश्कील का फ़ैसला किया गया, सही। जिसके अरकान की तादाद कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो। इस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में माहिर कानूनदान, माहिर मईशतदान और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर, इन लोगों को शामिल किया गया सही। ताकि वो इस्लामी कवानीन बनाएं और तमाम कवानीन को इस्लामी तर्ज के अंदर ढालें। तो इस तरह ये जो इस्लामी दफ़ात थी 1973 के आइन की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी। बिल्कुल सही है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इसमें शामिल किया गया जी। और इसमें इस बात का बेअदा किया गया कि बुनियादी हकूक़ जो हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी किया जाए। तो इस तरह इस तमाम कवानीन को जो है वो इस्लामी रंग ढालने की कोशिश की गई। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 1973 का आइन कहते हैं कि बगैर किसी की मुखालफत के ये पास हो गया, क्या ऐसा ही था? किसी ने मुखालफत जी, नहीं की इसने मुखालफत तो ज़ाहिर सी बात है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद, और फिर दूसरी तमाम सियासी जमातें थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा। तो उन तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर दस्तखत किए और फिर ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम किया गया था ये आइन, और फिर इस आइन को जो है वो राइज किया गया। अच्छा, इसलिए तस्लीम कर लिया गया फौरी कि बहुत लेट हो चुके हैं, लेट से लेट हो चुके हैं? ये वजह तो नहीं थी कि और ज़्यादा लेट ना हो, या वाकई डॉक्टर साहब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक सबसे बड़ी जो वजह थी वो ईस्ट पाकिस्तान के सियासतदान थे। ईस्ट पाकिस्तान अब अलग होकर बांग्लादेश बन गया, सही, और लिहाजा उनकी जो मुखालफत थी वो तो अब थी नहीं। मिसाल के तौर पे सरवर्दी साहब की मुखालफत थी, कृष्ण इस्लामिक पार्टी की मुखालफत थी, फिर उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान साहब के 6 निकात थे, और फिर उसके बाद जो हिंदू प्रोफेसर थे और हिंदू जो वहाँ डोमिनेशन थी ईस्ट पाकिस्तान में, उस हिंदू डोमिनेशन की वजह से बहुत सारी जमातें जो हैं वो अपने अपने मफादात के लिए उन्होंने मसाइल पाकिस्तान के लिए खड़े कर दिए। तो इस तरह वो तस्फिया नहीं हो पा रहा था। हालांकि बहुत कोशिश की गई कि 1 यूनिट बनाया गया इसी वजह से ताकि इनके आपस में डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं, लेकिन 1 यूनिट का तजर्बा भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे, पहले गवर्नर जनरल, वो बाद में सदर बने, उन सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने ही उसमें रोड़े अटकाना शुरू कर दिए। अब आप देखें सितम ज़रीफ़ी के सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था, उसके ऊपर दस्तखत किए थे, और वो पहले सदर बने थे उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लेकिन वो उसी में कीड़े निकालते थे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने खुद ही अब्रोगेट कर दिया। अच्छा, अक्सर यही जो हम तारीख़ में पढ़ते हैं, आप बेहतर उसको जो है वो बता सकते हैं कि मशरकी पाकिस्तान वालों को कह रहे थे कि कम हिस्सा दिया जाता था, उनको इग्नोर किया जाता था, जबकि इधर जो सब पार्लियामेंट में बैठे हैं या वजारतों में बैठे हैं सब ज़्यादा हिस्सा ले रहे थे। एक बुनियादी वजह ये नहीं थी आइन को मुअत्तल होने में या ना बनने में? डॉक्टर साहब, इसके ऊपर डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमें एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान में कौन से हालात थे, यानी 1947 के बाद ईस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा था। तो 1970 तक क्या हुआ कि आप बिलाखिर ईस्ट पाकिस्तान वालों ने कहा कि हम आपसे जुदा होना चाहते हैं। क्या वाकई वो जुदा होना चाहते थे या मगरबी पाकिस्तान ने उनको मजबूर कर दिया था कि वो जुदा हों? या ये जुमला जो भुट्टो साहब पे इल्जाम आता है, वाकई नेशनलिज्म था उनके अंदर? क्या वो वाकई चाहते थे कि वो एक अलग से मुल्क बनाएं और वो बंगला को ज़ुबान को फ़रोग के लिए बनाएं, जैसे कि अभी आजकल वहाँ पर चल रहा है कि जी पाकिस्तान से उन्होंने आज़ादी हासिल की है? ये हम इसके ऊपर एक नया प्रोग्राम करेंगे, डिसमेंबरमेंट। ज़बान, सरकारी ज़बान का भी तो मसला आता था ना, वो कहते थे बंगाली होनी चाहिए, इधर वाले कहते थे उर्दू होनी चाहिए, ये भी तो एक बड़ा तनाज़ा था। देखें, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में थे ये तय पाया था कि सरकारी ज़ुबान उर्दू और बंगला दोनों होगी, लेकिन ये है कि प्रायोरिटी पाकिस्तान की उर्दू ज़ुबान को दी गई थी, कायदे आज़म ने भी उर्दू ज़ुबान को प्रायोरिटी दी थी। तो उर्दू ज़ुबान मुसलमानों की ज़ुबान थी, ये लश्करी ज़ुबान है, ये मुसलमानों की ज़ुबान वजूद में आई। इसका जो तहरीर करने का रस्मुल ख़त है वो भी इस्लामी रस्मुल ख़त से है,
जी ऐसे ही जबकि अगर आप हिंदी को देखें तो हिंदी और उर्दू थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे लफ्ज़ तो संस्कृत के हैं, लेकिन वो देवनागरी ख़त से लिखी जाती है, यानी लेफ़्ट साइड से लिखी जाती है। लिखने में बहुत फ़र्क जी, है ना। लिखने में भी बहुत फ़र्क है, बोलने में भी बहुत फ़र्क है। सही। जबकि उर्दू जो है वो अरबी रस्मुल ख़त से है और राइट साइड से लिखी जाती है, तो लिहाजा कायद-ए-आज़म का भी ये ख्याल था कि ये मुसलमानों की ज़ुबान है, एक तशख़्ख़ुस होगा मुसलमानों का कि उर्दू ज़ुबान होनी चाहिए, तो इस वजह से ये उर्दू ज़ुबान को राइज किया गया था। सही है। और उसके ऊपर फिर उन्होंने उर्दू ज़ुबान बंगला ज़ुबान को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे हंगामे भी किए, और वो हंगामे जो है वो जो हिंदू मेजॉरिटी थी वहाँ पर, जो हिंदू प्रोफेसर्स थे, उनके कहने पर ये सारा कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में इस किस्म के फसादात हुए। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का जज्बाती जुमला भी सामने आता है ना कि उधर आप इधर हम। इस फ़िक्रे की भी एक तारीख़ है, लेकिन इल्ज़ाम तो उन पे डॉक्टर साहब आ नहीं, गया इस ना। फ़िक्रे की तारीख़ है। सही। इस फ़िक्रे की तारीख़ ये है कि ये हमारे एक यहाँ सहाफ़ी होते थे, उनका नाम अब मुझे याद नहीं है, ये उनका फ़िक्रा था, उनकी हेडलाइन थी। उन्होंने ये हेडलाइन लगाई थी कि इधर तुम उधर हम। भुट्टो साहब ने कहा नहीं था, तो ये तो बाद में हम उसको कह रहे थे कि भुट्टो साहब ने कहा था, ये एक सहाफ़ी की अपनी हेडलाइन थी अखबार अच्छा। की। लेकिन कोड भुट्टो साहब से कर तो वो दिया भुट्टो गया। साहब से कोट करते हैं, लिहाजा भुट्टो साहब ने इतना ज़रूर कहा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान में जाएगा, यानी अपने कौमी असम्बली के नुमाइंदों को उनकी टांगें तोड़ देंगे। ये भी पता नहीं भुट्टो साहब ने कहा था कि नहीं कहा था, ये उनके ऊपर मंसूब किया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जो कि सीना बसीना चलती आ रही हैं। हो सकता है सच है या नहीं, इसकी सच्चाई को परखना तो फिर पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आयन की तमाम दफ़ा जो हैं बड़ी अहमियत की हामिल हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बारे में बहुत ज़्यादा बहस होती है, उसके बारे में बताएं कि 18वीं तरमीम है क्या। डॉक्टर साहब, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, ये रिजिड है, ठीक है। यानी गैर लचकदार है। इसमें तरमीम करने का इतना आसान तरीका नहीं है, लेकिन आज तक इसमें 21 तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन 18वीं तरमीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 18वीं तरमीम परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, तब ये 18वीं तरमीम इंट्रोड्यूस हुई थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में जी। दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो सरबराहान थे, वो जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की। दोनों ने लंदन में एक मुलाकात की और बहाली जमहूरियत के लिए मुश्तरका जद्दोजहद और आमरीत के ख़ात्मा के लिए मुल्क चलाने के लिए अहम निकात तय किए, जिसे मिसाक़ जमहूरियत का नाम दिया जाता है। सही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बेनज़ीर को तो वतन वापसी पर शहीद कर दिया गया, आप समझते हैं, जानते हैं। सही है। ताहम इंतखाबात 2008 में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का, तो क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को जो अरूज मिला, बड़ी जमात बन के सामने आई एक दफ़ा फिर से भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद, तो क्या समझते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से ये अरूज मिला उन्हें? डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब के ज़माने में भी बड़ी पार्टी थी। जब भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, तो उस ज़माने में लैंडलॉर्डिज़म पाकिस्तान में उसका दौरा था। तमाम सिंध में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, पंजाब में बड़े बड़े ज़मींदार थे, पूरे मुल्क में ही थे, पूरे मुल्क में थे टमनदार। लेकिन जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने अगर खंबे को टिकट दिया तो खंबा जीत गया। सही। ये आप अंदाज़ा कर लें कि पहली दफ़ा बरादरी सिस्टम, आज भी पाकिस्तान बरादरी सिस्टम के क्लचेज़ में है, लेकिन पहली दफ़ा अगर बरादरी सिस्टम टूटा तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के ज़माने में टूटा, क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ऐसी करिस्मेटिक शख्सियत के हामिल थे कि सारा मुल्क उनके साथ यक ज़बान हो गया। जलाली कफ़ियत उन पर ज़्यादा आती थी। ज़ाहिर सी बात है, सच्चे आदमी थे तो जलाली कैफियत तो आएगी। इमरान खान साहब भी तो बहुत जलाली हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा जलाली हैं डॉक्टर साहब, वो भी सच्चे आदमी हैं। तो इस तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अवामी पार्टी थी, भुट्टो साहब के ज़माने में भी बहुत बड़ी पार्टी थी। सही। और ये कहना कि बेनज़ीर साहबा की शहादत की वजह से वो उभर के आई, ऐसा नहीं था।
पीपल्स पार्टी को अगर दबाया ना जाए तो पीपल्स पार्टी आज भी बड़ी पार्टी हो। तो कौन है दबाने वाला? ये एक अलग बात है, उसके ऊपर फिर कभी बहस करेंगे। तो इस तरह आपने जो सवाल किया भुट्टो साहब का, वो मैंने जवाब दे दिया। तो हम फिर दोबारा मिसाख जमहूरियत पर आते हैं जी। तो मिसाख जमहूरियत में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी और MQM और ANP ने सूबों में ज़्यादा सीटें ले लीं, लेकिन जैसा आपको पता है इसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने जी। और फिर अप्रैल 2010 में इस कमेटी ने इत्तफ़ाक़ राय से अपनी सिफारशात पेश की। उन्होंने दस्तूर साजी के ऊपर एक नज़रसानी के लिए एक कमेटी बनाई थी। तो जो 17 अप्रैल 2010 को सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दस्तखतों से दस्तूर का हिस्सा बन गई, उसको 18वीं तरमीम कहते हैं। सही। इसमें आमरीत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। सही। यानी 17वीं तरमीम में परवेज़ मुशर्रफ की एमरजेंसी को दस्तूर से निकाल दिया गया है और ईवान ने आमरीत के खात्मे पर डस्क बजाकर खुशी का इजहार किया, गैर कानूनी करार दे दिया उसे। हाँ जी। मुल्क के निज़ाम जमहूरियत और वफाकी दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तूर को तोड़ने या दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ मुअत्तल करने को गद्दारी करार दिया गया। आर्टिकल 6 सामने आ गया। यस। और इस जुर्म के इर्तिकाब पर सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया गया। बिल्कुल सही है। इसी तरह बुनियादी हकूक़ में इजाफ़ा किया गया। सही। यानी मसलन 5 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। सही। अवाम को फौरी और गैर जानबदार इंसाफ मुहैया किया जाएगा। इसी तरह सदर के गैर मामूली इख्तियारात में भी कमी कर दी गई। यानी पार्लियामेंट की बर्तरी जो है उसको तस्लीम किया गया। सही। आर्डीनेंस के ज़रिए कानून साजी को महदूद किया गया, पाबंद किया गया। सदर कौमी असम्बली या सेनेट के इजलास के दौरान कोई आर्डीनेंस जारी नहीं कर सकेगा। सही। और किसी आर्डीनेंस को को दूसरी बार जारी नहीं किया जा सकेगा। यानी आर्डीनेंस पार्लियामेंट में पेश होकर या तो कानून बनेगा या ख़त्म कर दिया जाएगा। सही है, दो ही चीज़ें सामने आएंगी। हाँ जी। सदर का पार्लियामेंट और वजारत तोड़ने का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया। 58(2)B जो दफ़ा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। सही। सदर सिर्फ वज़ीर आज़म की सिफारिश पर ही कौमी असम्बली को तहलील कर सकेगा। असम्बली व वजारत को तोड़ने की सूरत में निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना का तकर्रर वज़ीर आज़म और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के मशवरे से होगा। सही। इसके अलावा सूबों में जो एमरजेंसी थी, सदर को किसी सूबे में एमरजेंसी लगाने का जो उसका हक़ था या वजारत तोड़ने का जो हक़ था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। सही। और सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से उसकी मंजूरी लेना लाजमी करार दे दी गई। सही। और इसी तरह कानून साजी से पहले सदर की मंजूरी की शर्त भी ख़त्म कर दी गई। यानी दस्तूर का शेड्यूल 6 जिसमें ऐसे अमूर दर्ज थे जिनमें कानून साजी के लिए सदर की पेश की मंजूरी ज़रूरी थी, उसे मुकम्मल तौर पर दस्तूर से निकाल दिया गया। सही। अच्छा, इसी तरह तकर्रियों का इख्तियार वज़ीर आज़म को मुंतकिल हो गया। सिविल और मिलिट्री के आला अहदेदारों की तकर्रियाँ सदर के इख्तियार में थीं, अब वो वज़ीर आज़म के इख्तियार में आ गई। इसी तरह सूबाई गवर्नर का तकर्रर सदर ही की तरफ से होगा, लेकिन वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद होगा। सही। इसी तरह फेडरल प्रोसिक्यूशन के अरकान का तकर्रर भी वज़ीर आज़म के मशवरे से होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर का इख्तियार भी वज़ीर आज़म के पास चला गया। इसी तरह बर्री, बहरी और हवाई फ़ौज के जो सरबराहान थे उनकी तकर्री भी पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। तकर्रियाँ अगरचे सदर की तरफ से होंगी और सदर ही सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्स होंगे, लेकिन अमलन ये तमाम इख्तियारात वज़ीर आज़म की एडवाइस से इस्तेमाल होंगे। सही। तो इसी तरह डॉक्टर साहब सूबाई खुद मुख्तारी को भी कायम करने के लिए इक़दाम किए गए। तो इस तरह 18वीं तरमीम में
वज़ीर आज़म को एम्पावर्ड किया गया। सही है। उसकी वजह ये थी कि पहले आप देखते हैं कि ग़ुलाम इसाक़ खान साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया था। इसी तरह आप देख रहे हैं कि फ़रूक लगारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को घर भेज दिया था अपनी ही पार्टी के जी। इसी तरह जो है वो जुनेजो साहब को ज़ियाउल हक साहब ने घर भेज दिया था। तो सदर पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे, जबकि सदर पाकिस्तान अवामी नुमाइंदा नहीं था। ऐसे ही है। वो सदर पाकिस्तान उसी जमात का नुमाइंदा, जैसे कि आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर साहबा को जो है फ़रूक लगारी साहब वो उनकी गाड़ी के साथ लटक रहे होते थे जब वो उसके कारकुन थे। तो जब वो सदर बन गए और उन्होंने उनको फारग कर दिया। इसी तरह ग़ुलाम इसाक़ खान जो है वो एक ब्यूरोक्रेट थे और ज़ियाउल हक साहब के बाद वो आए सदर, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपनी रस्साकशी जो सियासी रस्साकशी उसके नतीजे में उनको फारग कर दिया। ऐसे ही है। तो जुनेजो साहब ने अगर कहीं बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की तो ज़ियाउल हक साहब ने उसको फारग कर दिया। तो इस 18वीं तरमीम का मतलब ये था कि सदर पाकिस्तान के पास इतने ज़्यादा इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि वो वज़ीर आज़म को जब चाहे घर भेज दे। यानी 18वीं तरमीम से वज़ीर आज़म को एम्पावर्ड किया गया। बिल्कुल तो ये एक सिग्निफिकेंस इक़दाम है 1973 के आइन में, यानी कि पार्लियामेंट की बालादस्ती की गई। पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो तस्लीम की गई और ये जो है जनाब आसिफ जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान थे उनके दौर में हुई। अच्छा, क्रेडिट फिर फाइनली जरदारी साहब को यह जाता है कि उन्होंने 18वीं तरमीम को सामने लाते हुए जो सदर के इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम के लिए बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ एक सीरीज़ जो आइन के हवाले से थी कि किस तरह पाकिस्तान में आइन साजी का इर्तिका हुआ, उसके क्या क्या मराइल थे। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह आइन साजी हुई पाकिस्तान में 1956, 1962 और 75 का आइन किस तरह से सामने आया, उसकी इस्लामी दफ़ात क्या थी, इसके अलावा उसके और जो भी शिकें हैं वो क्या थी, सारी डॉक्टर साहब ने तफसील से बताई। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज़ दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई स्पेशली टॉपिक आपके सामने लाया जाए तारीख़ के हवाले से तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।